নমস্কার, হেডলাইন্স ত্রিপুরার এই স্পেশাল হেলথ টক শোতে স্বাগত। আলোচনার জন্য এই মুহূর্তে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রখ্যাত অন্তর্বর্তী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ डॉक्टर हेमंत कुमार गर्ग। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस त्रिपुरा में। सबसे पहले तो पहला सवाल, ये हार्ट अटैक या दिल का दौरा क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में पहले अगर ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा। जी। अटैक मींस ट्रॉमा, चोट लगना। तो हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि हार्ट को चोट पहुंचना। अब चोट कैसे पहुंचता है? शरीर के हर हिस्से को काम करने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लड चाहिए। अगर किसी भी शरीर के हिस्से को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो हिस्सा काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा। अगर आप बचपन में खेल खेल में कभी आपने उंगली में रबड़ बैंड लगाया होगा, तो रबड़ बैंड लगाने से क्या होता है, ब्लड नहीं जाएगा, तो आपने देखा उंगली नीला पड़ जाता है। तो ब्लड जरूरी है हर चीज के लिए। तो ऐसे ही हार्ट के ऊपर जो मसल्स रहती है जी, हार्ट जिस तरह मसल्स का बना रहता है, उसके ऊपर 3 आर्टरीज ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल्स को करता है। अच्छा। एलईडी, लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, ये 3 आर्टरी रहता है जो हार्ट की मसल्स को लगातार ब्लड सप्लाई करता है। तो अचानक से अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए, 100% अगर ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ये हार्ट है जी, हार्ट के ऊपर ये खून की नलियां हैं जो हार्ट की लगातार ब्लड सप्लाई करती रहती हैं। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये हार्ट की नली है जी। 10 से 15 साल के बाद से हार्ट की नलियों में या पूरी बॉडी की जो आर्टरीज रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है जी। चर्बी जमना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे समय के साथ वो चर्बी बढ़ती है। अच्छा। 10%, 20%, जिस तरह इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 10% ब्लॉकेज हो गया है। अच्छा। फिर धीरे धीरे देख रहे हैं ये 70% तक ब्लॉकेज हो गया है। अच्छा। है ना? तो समय के साथ ये ब्लॉकेज एक नेचुरल है, अच्छा। एजिंग प्रोसेस है। तो ये एजिंग प्रोसेस के चलते ब्लॉकेज होता ही है। अच्छा। और इस जो ब्लॉकेज है इसमें बेसिकली चर्बी जमता है, अच्छा। कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं। और इस जो प्लाक है, इस प्लाक के ऊपर एक पतली झिल्ली रहती है जी। अगर किसी भी कारण से वो झिल्ली फट जाए तो वहां पे खून का थक्का जम जाता है। अच्छा। इस तरह इसमें झिल्ली फट गया, तो इसमें जो आप रेड देख रहे हैं ये ब्लड जम गया। ब्लड जमता ही ये पूरी तरह से 100% ब्लॉक हो गया। अच्छा। तो 100% ब्लॉक होने की वजह से हार्ट की मसल्स को अचानक से ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। तो उसको हम तो पिछले जो आपने ब्लॉकेज दिखाया उसमें उतनी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात जब होती है ये जो आपने दिखाया जो ब्लड जब जम जाता है। देखिए, अब इसके बारे में बताता हूं जी। अगर किसी भी आर्टरी में 70% तक ब्लॉकेज है तो पेशेंट को कभी भी कोई सिम्टम नहीं होगा। अच्छा। अच्छा। अगर आपकी आर्टरी में 70% ब्लॉकेज है तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा। 10, 20, 30 इसका याद रखिए, ठीक है ना? जैसे ही 70% के ऊपर ब्लॉकेज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज करना, मतलब हैवी एक्सरसाइज कहने बोलेगा अगर मैं रनिंग करता हूं या सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मेरे को छाती पे पेन होने लगता है। अच्छा। है ना? अगर 80% तक ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करने में, मतलब पैदल चलने में उसको तकलीफ होने लगता है। अच्छा। पैदल चलेगा तो बोलेगा कि मेरे को छाती में दर्द हो गया है, थोड़ा सांस फूलने लगा है ना? बैठ जाता हूं तो मैं ठीक फील करता हूं। और अगर 90% के ऊपर अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो पेशेंट को अपना जो रूटीन एक्टिविटी घर की, जैसे बाथरूम जा रहा है, पखाना जा रहा है, अभी नॉर्मल जो घर की एक्टिविटी है उसमें भी उसको परेशानी फील होने लगता है। अच्छा। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉकेज अगर है तो उसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा। अगर 100% हो जाता है तो फिर वो कम ज्यादा ऐसी बात है। हाँ, हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक बात डॉक्टर साहब, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों में डिफरेंसेस क्या है या डिफरेंस क्या है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अरेस्ट हो गया। अच्छा। जिस तरह आप हार्ट अटैक का मतलब कि आर्टरी बंद हो गया, ठीक है ना? हार्ट एक तरह से अटैक हो गया। अगर इतना ज्यादा अटैक हो जाए कि हार्ट स्टॉप ही हो जाए, अच्छा। अच्छा। तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट उम्र के हिसाब से क्या जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं या फिर जो नौजवान हैं, किस तरीके के उम्र के लोगों को होने की ज्यादा संभावनाएं होती है, या फिर ऐसा भी है क्या कि हर उम्र के सभी को होने की भी संभावनाएं ज्यादा किसमें पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, हार्ट अटैक जिस तरह जो ब्लॉकेज मैंने आपको बताया, ब्लॉकेज
15 साल की उम्र के बाद से कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता अच्छा। है, धीरे धीरे करके बढ़ता है ना। अब स्पेसिफिक देखा जाए तो अगर कोई यंग लोग हैं, है ना, जो ट्रेंड अभी जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, फास्ट फूड खा रहे हैं, एंजाइटी, टेंशन, वर्क प्रेशर और स्पेशली स्मोकिंग। अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि 15-16 साल में आजकल बच्चे लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। किसी का फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हार्ट डिजीज का, तो उसमें यंग एज में भी हार्ट अटैक होने की संभावना अच्छा, ज्यादा रहता है, चांसेस है। चांस बहुत ज्यादा रहता है। मेरा अब तक 19 साल के एक लड़के का मेरा एंजियोप्लास्टी किया हुआ है। अच्छा, अच्छा। 19 इयर्स में। जनरली कोई पेशेंट अगर 19 साल का 20 साल का अगर कोई इमरजेंसी में आता है चेस्ट पेन लेके, तो जनरली दिमाग में नहीं आता है कि इसको हार्ट अटैक होगा, जनरली ईसीजी नहीं किया जाता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें 19 साल का मिनिमम का मैंने एंजियोप्लास्टी किया हुआ है, हार्ट अटैक देखा हुआ है। और फीमेल्स में 26 ईयर अच्छा, मैं मतलब जो मेरा लोएस्ट एज का देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हाँ 20, तो ऐसा नहीं है कि यंग्स में भी पॉसिबिलिटीज है, हार्ट अटैक नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जेनेटिक जो लिपिड डिसऑर्डर्स हैं, अच्छा, तो उस कंडीशंस में यंग में भी संभावना रहती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कारण क्या होते हैं हार्ट अटैक के? पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक में सिम्टम्स क्या हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हार्ट अटैक का पेशेंट बोलता है कि मेरे को तो हार्ट अटैक पता ही नहीं चला। वो जनरली जो सिम्टम रहता है हार्ट अटैक का, वो डिपेंड करता है कि आपका ये ब्लॉकेज जो हुआ है, ब्लॉकेज कहां पर हुआ है। जिस तरह अगर मैं उंगली यहां पे अगर बंद कर दूंगा तो मेरा पूरा हाथ डैमेज होगा, सिर्फ उंगली बंद करूंगा तो सिर्फ मेरा उंगली डैमेज होगा। ऐसे ही जो आर्टरी है, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर वो शुरुआत में बंद है, अच्छा, अगर मान लो यहां पर 100% बंद हो गई है ना, तो पूरा हार्ट का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को बहुत सिम्टम्स होगा। अच्छा, अगर बिल्कुल शुरुआत में ही अगर ब्लॉकेज हो जाता है, 100% बंद होता है, तो आपने कई बार देखा होगा कि पेशेंट सोते सोते ही खत्म हो जाता है, समय ही नहीं मिलता है। तो ऐसे पेशेंट का बहुत शुरुआत में ब्लॉकेज रहता है। अच्छा, अगर ब्लॉकेज अगर बिल्कुल आखिरी में होगा तो हार्ट का बहुत थोड़ा हिस्सा डैमेज होगा। तो ऐसे पेशेंट को हो सकता है कि उसको पेशेंट को कोई सिम्टम ही फील ना हो। अच्छा, वो बोलेगा कि मेरे को तो गैस ही हुआ था, या अचानक से ईसीजी कराने में बोलेगा कि मेरे को तो हार्ट अटैक कैसे बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरे को तो हार्ट अटैक हुआ ही नहीं। पेशेंट कैसे समझे कि ये चिंता की बात है? नहीं, आपको बताया जो सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स मैंने बताया कि सिम्टम्स डिपेंड करता है कि पेशेंट को जितना तकलीफ होगा, वो डिपेंड करता है कि आर्टरीज में कौन से हिस्से में, अगर जितना शुरुआत में आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उतना पेशेंट सिम्टम्स ज्यादा होगा। एकदम सिंपल सा और मेन सिम्टम्स क्या होगा जिससे पेशेंट को लगे कि हाँ हार्ट में प्रॉब्लम है? टिपिकल जो सिम्टम्स हैं, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होगा जी, उसको ऐसा लगेगा कि इसको कोई दबा रहा है। अच्छा, अच्छा, छाती पे कोई चढ़ गया है। अच्छा, और जो पेन का सीवियरिटी है बहुत धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा, अच्छा, बढ़ेगा धीरे धीरे करके, और उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा पेन उसने कभी भी फील नहीं किया होगा। अच्छा, और जो पेन है अपना लेफ्ट हैंड में जा सकता है, ठीक है ना, इपिगैस्ट्रिक रीजन में जा सकता है, कभी कभी राइट साइड में जा सकता है। अच्छा, है ना। अगर पेशेंट को बीपी कम होता है हार्ट अटैक की वजह से, तो पसीना आ सकता है, स्वेटिंग आ सकता है, डिसओरिएंटेड हो सकता है। कभी कभी सिर्फ इपिगैस्ट्रिक पेन होता है ना, बोलेगा सिर्फ गैस बना था मेरे को, है ना। स्पेशली अगर कोई डायबिटिक है, ओल्ड एज है, पहले एंजियोप्लास्टी किया हुआ है, पहले बाईपास सर्जरी किया हुआ है, या फिर किडनी का डिजीज है, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, इन सब सेट में अगर ये सब बीमारी है तो उसमें ये टिपिकल कई बार चेस्ट पेन नहीं भी मिलता है। अच्छा, अच्छा, पेशेंट बोलेगा मेरे को कमजोरी लग रहा है बस, है ना। उसको टिपिकल जो चेस्ट पेन है वो कई बार नहीं मिलता है। अगर डायबिटीज है, किडनी पेशेंट है, इन सब में, या पहले एंजियोप्लास्टी हो चुका है, पहले बाईपास हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट में कई बार ये जो चेस्ट पेन है और ये सब नहीं भी मिलता है। डॉक्टर हेमंत ये बताइए कि अगर किसी पेशेंट को लगे कि हार्ट अटैक की संभावना हुआ है या फिर सिम्टम्स ऐसे हैं कि उनको लग रहा है, तो उस समय एकदम क्या करना चाहिए? सबसे देखिए, अगर किसी को अगर महसूस हो रहा है कि हार्ट अटैक की संभावना है, उसको डाउट हो रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है उसको, तो सबसे पहले ईसीजी करना चाहिए। अच्छा, तुरंत ऐसे जो पास के सेंटर में जाएं जहां पर ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ईसीजी करने के बाद ही डायग्नोसिस हो सकता है हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो फिर तुरंत अपना मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए।
अब ये डॉक्टर साहब मेल और फीमेल में रिस्क फैक्टर कितना होता है? देखिए, अब मेल और फीमेल में डिफरेंस ये है कि जनरली जो हार्ट अटैक है, ये भ्रांति है कि फीमेल्स में हार्ट अटैक कम होता है, मेल्स में हार्ट अटैक ज्यादा होता है। फीमेल्स में एडवांटेज क्या है, जब तक फीमेल्स को मेंसेस चलता है, उनका मेंसेस साइकिल चलता है, उसके जो हार्मोन्स हैं वो फीमेल्स को हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी से बचाते हैं, जो हार्मोन्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन फीमेल्स जिनको पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, या डायबिटिक है, या फिर वो टैबलेट ले रही हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो उनके अंदर, या किसी को फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो इन 4 तरह की कैटेगरीज में फीमेल्स को भी मेंसेस से पहले भी हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। अच्छा। जनरली मेल्स में देखा गया है कि इंडियंस के अंदर 40 जो मैक्सिमम जो मतलब हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं, वो मैक्सिमम जो पहला हार्ट अटैक होता है वो 40 और 50 साल की एज में हो जाता है। अच्छा अच्छा। यही वेस्टर्न कंट्रीज में यही जो एज है 50 to 60 है। अच्छा। मतलब ये देखा गया है कि इंडियंस में, इंडियन मेल के अंदर जनरली 40-45 मतलब मैक्सिमम जो एज ग्रुप है, मतलब पहला जो अगर आप हॉस्पिटल में अगर आप 100 पेशेंट एडमिट होंगे हार्ट अटैक के, तो देखिएगा कि 60 पेशेंट जो हैं वो 40 to 50 ईयर्स की रेंज के रहेंगे। अच्छा अच्छा। फीमेल्स में वही रेंज 50 to 60 ईयर्स की रेंज में रहेगी। अच्छा। क्योंकि और वेस्टर्न कंट्रीज में ये सबके लिए 50 to 60 ईयर्स है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इंडियंस जो मेल हैं, एक स्पेसिफिक ओबेसिटी है इंडियंस में, पेट निकलेगा ज्यादा, है ना, और हाथ पैर पतले रहेंगे। मोटापा भी एक स्पेसिफिक मोटापा है इंडियंस में। अच्छा। सिर्फ पेट निकलेगा। अच्छा। मोटापे में आप देखिए पेट निकलने वाला मोटापा, लेकिन हाथ पैर बिल्कुल पतला स्लिम रहेगा। अच्छा अच्छा। पेट मोटा हो जाएगा, पेट मोटा रहेगा, लेकिन हाथ बिल्कुल पतला रहेगा। अच्छा अच्छा। एक मोटापा ऐसा रहता है कि पूरी बॉडी मोटी है। पूरी बॉडी में। हाँ, तो इंडियंस मेल्स आप देखिएगा जितने भी ओबेस हैं, है ना, देखिएगा इंडियंस में सिर्फ पेट निकलेगा, बाकी का हाथ बिल्कुल पतला रहेगा। तो ये स्पेसिफिक जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, अच्छा, ये बहुत हाई रिस्क है मतलब हर डिजीज के लिए। अच्छा अच्छा। और इंडियंस में जेनेटिक रीजन भी है कि मतलब जो हम लोग मतलब वेस्टर्न कंट्री से 10 साल पहले हम लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। अच्छा। फीमेल्स में चूंकि मेंसेस प्रोटेक्ट करके रखती है, जनरली फीमेल्स का 45 और 50 के बीच में खत्म हो जाता है, तो उसके बाद उनका आफ्टर 5 इयर्स हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। तो जनरली फीमेल्स में जो हार्ट अटैक आता है वो 50 to 60 इयर्स की रेंज में पहला हार्ट अटैक आता है। तो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल हार्ट अटैक में। डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स के जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में थोड़ा देखिए, हार्ट अटैक का चूंकि मैंने आपको बताया कि आर्टरी अगर 100% बंद हो जाती है तो जब भी हार्ट अटैक आता है। अब जैसे ही 100% बंद होने की स्थिति में क्या होगा कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो मसल्स है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। अब हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, अचानक से हार्ट का एक पोर्शन काम करना बंद कर दिया, तो हार्ट का मूवमेंट कम हो जाएगा। अच्छा। हार्ट का जो पंप कर रहा है, ब्लड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और हार्ट फेल भी करने लगेगा। अगर पंपिंग पावर अचानक से कम हो गया तो सांस फूलने लगेगा। तो उसका सबसे पहले एस्पिरिन टैबलेट तुरंत ले लेना चाहिए। अच्छा। सिर्फ एस्पिरिन टैबलेट बहुत सस्ता टैबलेट आता है, मुश्किल से 50 पैसे का टैबलेट आता है। अगर 4 टैबलेट इकट्ठा तुरंत ले लिया जाए तो 50% हार्ट अटैक का जो मतलब सिर्फ एस्पिरिन टैबलेट लेने से जो मोर्टिलिटी जो रेट है 50% कम हो जाता है। अच्छा। उसके बाद मेन जो ट्रीटमेंट है, जो आर्टरी में जो ब्लॉकेज हुआ है उसको खोलना, आर्टरी में फ्लो रिस्टोर करना। अब आर्टरी में फ्लो रिस्टोर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक है मेडिसिन, थ्रोम्बोलिसिस जिसको बोलते हैं। एक होता है हम एंजियोग्राफी करके आर्टरी को देख के बंद हो उसका एंजियोप्लास्टी करके उसको खोल दें। अच्छा। मेडिसिन में कुछ मेडिसिन स्ट्रेप्टोकाइनेज है, टेनिक्टिप्लेज है, रेटिप्लेज है। स्ट्रेप्टोकाइनेज तो पहले जमाने में देते थे लेकिन आजकल आउटडेटेड हो गया है। रेटिप्लेज, टेनिक्टिप्लेज ये थोड़े महंगे इंजेक्शन है, ये इजिली हर जगह अवेलेबल भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, कम से कम अगरतला में इजिली अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा अच्छा। मुश्किल से मैं समझता हूँ कि हार्डली 2-3 काउंटर्स पे ही अवेलेबल होंगे। वो काफी महंगे इंजेक्शन आते हैं, 35 से 40 हजार रुपए के इंजेक्शन होते हैं। वाह। मेडिसिन से ये जो मेडिसिन इतना महंगा है, इतना महंगा इंजेक्शन है, तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा इंजेक्शन है। तो इसमें चांस 50% रहता है कि आपकी ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाए। अच्छा। 100% नहीं रहता है।
और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि पेशेंट तुरंत ऐसे सेंटर में पहुंचे जहां पर एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है, एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि कहां पर आर्टरी बंद है और उसको एंजियोप्लास्टी करके या जो भी मेथड है उससे उसको ब्लड फ्लो रिस्टोर कर दिया जाए। तो मेन ट्रीटमेंट तो ये हो गया। और इस बीच में अगर हार्ट अटैक की वजह से जो सिम्टम दूसरे हुए हैं, जैसे हार्ट फेल हुआ है, बीपी कम हुआ है या बीपी बढ़ गया है, कभी कभी हार्ट अटैक होने की स्थिति में हार्ट रेट कम हो जाता है, दिल का गति कम हो जाता है, कभी कभी दिल का गति ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी बॉडी में जब स्ट्रेस होता है तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। तो इस ट्रीटमेंट के साथ जो बाकी की जो चीज हुई है, एसोसिएटेड जो चीजें हुई है, उसका भी प्रॉपरली केयर करना जरूरी रहता है। ये पेसमेकर का क्या फंक्शन होता है? पेसमेकर का फंक्शन आप ये मान के चलिए कि कभी कभी क्या रहता है कि जिस तरह आप जो नॉर्मल दिल का जो गति है कितना रहता है हम लोगों का 70 से 80 रहता है। कभी कभी उम्र के साथ जहां से हार्ट बीट जनरेट होती है वो काम करना कम कर देती है, तो दिल का गति घट जाता है। अगर दिल का गति अगर आपका 40-35 तक चला जाता है तो पेशेंट को बार बार सिनको मतलब अंधेरा आने लगता है, पेशेंट गिर जाता है, मतलब बेहोश होकर गिर जाएगा। तो पेसमेकर एक छोटा मशीन आता है, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जनरली लेफ्ट साइड में लगा देते हैं यहाँ पर, और उसका एक उससे कनेक्टेड एक तार रहता है, वो हार्ट के अंदर रहता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो जैसे ही दिल का गति 60 के नीचे जाता है तो पेसमेकर अपना इंपल्स छोड़ता है, मतलब उससे दिल का गति 60 के नीचे नहीं जाने देता है। तो पेशेंट को बेसिकली अगर ये दिल का धड़कन जिनका कम हो रहा है उनके लिए ये पेसमेकर लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, कोविड-19 सिचुएशन में जिनको हार्ट अटैक हुए हैं या फिर किस तरीके की रिस्क है, देखिए या फिर इस समय में क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अगर किसी को हार्ट डिजीज है पहले से या डायबिटीज है पहले से, कोविड होने की संभावना तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक बार कोविड हो जाता है उनको तो उन पेशेंट में रिस्क ज्यादा है कि मोर्टलिटी रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो गया एक तो, दूसरा इम्यूनिटी कम हो गया, और दूसरा जो कोरोना वायरस है वो लंग्स पे अफेक्ट करता है। अगर लंग्स अफेक्ट हो जाएगा, मतलब लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन लेना, बॉडी को ऑक्सीजन लेके हार्ट को दे देना ताकि हार्ट पूरा बॉडी में ऑक्सीजन दे दे। अगर लंग्स कम काम करेगा, कम ऑक्सीजन हार्ट को देगा, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हार्ट जिनका वीक है या डायबिटिक पेशेंट है या फिर जो पहले से हार्ट फेलियर का हिस्ट्री है, पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना, जो कि कोरोना हार्ट डिजीज है, हाँ, उनको कोरोना की वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन या हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इस समय में कौन सी या फिर किस तरीके से सावधानी बरतनी जाए? देखिए, अभी कोरोना पीरियड में अभी जिस तरह कई पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं जो पहले रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, उन्होंने करना बंद कर दिया है। अच्छा। लॉकडाउन या फिर इसके चलते एक्सरसाइज नहीं करने से उनको अंदर ओबेसिटी बढ़ गया है ना। तो जो पुराना हार्ट पेशेंट है, मुझे लगता है कि उनको छत पे ही टहलें, अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो पहले मॉर्निंग वॉक करते थे, अपना जो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, वो लॉकडाउन बहाना ना बनाए कि बाहर निकलने से पुलिस बोलता है कुछ, है ना। तो घर में ही एक्सरसाइज करें, कम से कम ओबेस ना हो जाए, क्योंकि घर में बैठे बैठे ओबेसिटी हो जाएगा, है ना, ओबेस ना हो जाए। और स्ट्रेस ना रहें, क्योंकि कई अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, ओपीडी में कई पेशेंट ऐसे आते हैं वो कोरोना के नाम से ही डरे हुए रहते हैं। उनका दिल का धड़कन 120, 130, 140 रहता है, मतलब स्ट्रेस में है कई लोग। जब वो उनको पता चलता है कि ना कि मेरे को हो जाएगा, अच्छा, ना होने से पहले होगा, मतलब साइकोलॉजिकल बहुत चेंजेस आया है। मतलब हाँ। हो सकता है आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आता हूं, लेकिन ऐसे पेशेंट बहुत हैं। अच्छा कि मतलब जिनको हुआ ही नहीं कि मेरे को कोरोना पहले वो अगर कोरोना हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं। तो कम से कम ये अगर किसी मतलब अगर कोई ओल्ड आदमी है, पुराना हार्ट पेशेंट है, वो अगर डरने लगेगा, एंजाइटी में रहेगा, तो कम से कम वो एंजाइटी ना ले, क्योंकि जितना ज्यादा एंजाइटी आप लेंगे उतना ज्यादा आपका पैल्पिटेशन, दिल पे दबाव पड़ेगा। तो कम से कम ये एंजाइटी ना लें। और जो रेगुलर मेडिसिन जो अपना ले रहे हैं, जो हार्ट का मेडिसिन ले रहे हैं या डायबिटीज का मेडिसिन ले रहे हैं, वो रेगुलर लेते रहें। और
यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो अगरतला में इतना नहीं है टेलीमेडिसिन का, है ना, ये मेरे ख्याल से स्टार्ट होना चाहिए डॉक्टर से। है थोड़ा बहुत है, मतलब अगर बाकी अब जैसे दिल्ली मुंबई हाँ, उन सब जगह बस। देखा जाए तो मुझे लगता है कि अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए वाया टेलीमेडिसिन, है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय में टच में डॉक्टर से रहना बहुत जरूरी है। अब अननेसेसरी मतलब आप दिखाने के लिए जा रहे हैं तो एक चांस तो रहता ही है कि कोरोना हो सकता है, तो मुझे लगता है टेलीमेडिसिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा टेलीमेडिसिन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फूड के ऊपर क्या कोई सिस्टम या फिर फूड ये खाना अब चाहिए इस तरह से नहीं आपने खाना चाहिए? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब हार्ट अटैक ये अपना जो ब्लॉकेज है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? नहीं, इस समय में अभी जो आपने इसके ऊपर डिस्कशन किया, जो बातें कही कि कोविड-19 सिचुएशन में, तो इस समय फूड किस तरीके का, कौन क्या खाया जाए या फिर क्या ना खाया जाए? हार्ट पेशेंट में या जनरल पब्लिक? नहीं, हार्ट पेशेंट में। देखिए हार्ट पेशेंट में तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह हार्ट पेशेंट में जो फैट डाइट है, फैट डाइट कम से कम लेना चाहिए। अच्छा। मार्केट में जो तेल आ रहे हैं, सरसों का तेल आता है, सोयाबीन का तेल आता है, और तिल का तेल आता है, बहुत तरह के तेल आते हैं, देसी घी आता है ना, आपका पाम ऑयल भी आता है। तो जो तेल जो सर्दियों में जम जाता है, सर्दियों में जम जाने का मतलब आप सुना, देसी घी जम जाता है, पाम ऑयल वनस्पति घी जम जाता है, तो ऐसा तेल का सेवन तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। ये जहर है एक तरह से। अब सरसों का कोई भी आप बाकी के जो तेल है आप उसका सेवन करिए, ठीक है, रोटेशन में इस्तेमाल करिए। एक महीने सरसों का ले आइए, एक महीने अगली बार सोयाबीन का ले आइए, क्योंकि सबका अलग अलग फंक्शन है, अच्छा। बॉडी को सब चाहिए, है ना। और तेल की मात्रा कम से कम रखें, मतलब जितना कम से कम यूज कर सकते हैं उतना ही कम से कम तेल इस्तेमाल करें, ज्यादा तेल नहीं करना है इस्तेमाल। और गरम करके ठंडा तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने पूड़ी तल लिया, अच्छा, पूड़ी तलने के बाद आपका तेल गर्म हो गया, फिर उसके बाद ठंडा हो गया, वो एक तरह से जो गरम ठंडा तेल रहता है वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अच्छा। वो बहुत ही मतलब हार्ट के लिए बहुत रिस्की है। अच्छा। इसीलिए अगर आप जैसे बाहर जाते हैं, आप समोसा खाने जाते हैं जैसे, वो किस तेल में, भले ही अच्छा तेल इस्तेमाल करें, लेकिन वो गरम ठंडा होता रहता है, क्योंकि वो तो तेल चेंज करेगा नहीं। तो आप देखे होंगे उसमें एक अजीब सी स्मेल भी आती है, वो चाहे कितना ही अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो तेल है वो बहुत डेंजरस है। अच्छा। तो उस तरह का तेल का अवॉइड करना चाहिए। बाहर की जिस तरह तली हुई चीजें हैं, आप कोई भी कोई बाहर की चीज ले रहे हैं या आप कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें कम से कम आपको देखना चाहिए कि कितना सैचुरेटेड ऑयल है, कितना अनसैचुरेटेड ऑयल है। पैकेट पे सब लिखा हुआ रहता है, तो जिसमें ज्यादा सैचुरेटेड ऑयल हो सब अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन डाइट आपको ज्यादा लेना चाहिए। अच्छा। प्रोटीन डाइट आपका कम से कम जितना आप कैलोरी ले रहे हैं उसका कम से कम आपका 40 से 50% कैलोरी प्रोटीन से मिलना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको कम से कम लेना है। कार्बोहाइड्रेट से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड कोई भी ऐसी चीज जिससे तुरंत शुगर लेवल बढ़े, जैसे आप जूस है, जूस पीने से क्या होगा, आपका तुरंत बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट करता हो, उस सबसे ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ता है। तो आप फ्रूट खाना पसंद करिए, वो ज्यादा बेटर है बशर्ते जूस खाने की बजाय। अच्छा। तो कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट करे, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट। अच्छा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आपको जिस तरह नॉन वेज की बात हुई यहाँ पे, डॉक्टर साहब एक बात, ये तो आपने बताया कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, ये सभी के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, सभी के लिए, मतलब हार्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, तो सभी के लिए हो गया ना, ये तो सभी के लिए हो गया। अगर मान लो आपको आज अलग सा कोई नहीं है, अगर आपको आज हार्ट अटैक नहीं हुआ तो आप इसको फॉलो करिएगा तो नहीं, मतलब संभावना कम होगी। और जिसको हो गया है तो मतलब सभी के लिए चीज है, जो बता रहे थे आप। हाँ। तो आपका नॉन वेज में आपको आप चिकन खा सकते हैं, है ना। एग में आपका येलो पोर्शन जो है उसको अवॉइड करिए। व्हाइट पूरा प्रोटीन है, आप व्हाइट खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिश ले सकते हैं। फिश बेसिकली फिश को तलने में बहुत तेल लगता है, तो माइक्रो ओवन बना लीजिए उसको। अच्छा। मटन हो गया उसको अवॉइड करिए, है ना। दूध पी सकते हैं, उसमें आप मलाई हटा लीजिए, है ना। बाकी अब कई पेशेंट बोलते हैं हम चावल नहीं खाएंगे, डायबिटीज है ना। बहुत सारा पेशेंट ओपीडी में आता है, बोलता है कि मैं तो चावल नहीं खाऊंगा, मेरे को तो शुगर हो जाएगा, मतलब बोला है मेरे को किसी ने। अच्छा। मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ कि
अगर आप कभी साउथ गए हैं, चेन्नई गए हैं, वहां तो आपको रोटी मिलता ही नहीं है। तो अगर कोई वहां पे डायबिटिक है तो क्या खाएगा फिर? तो आप, ऐसा नहीं है, अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट के पेशेंट है, तो आप चावल भी खा सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों का जो चावल खाने का तरीका है वो बहुत गलत है, राइस खाने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। आप खिचड़ी को अच्छा बोलते हैं लेकिन राइस को खराब बोलते हैं। खिचड़ी किससे बनता है? खिचड़ी भी राइस से बनता है, लेकिन बोलते हैं नहीं खिचड़ी है तो बहुत अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन राइस खाने से खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि जो हम लोग घर में जो राइस खाते हैं उसमें सब्जी नहीं डालते हैं, दाल बिल्कुल पतला डाल लेते हैं पानी की तरह, बस राइस खा लेना है। तो ये ऐसा नहीं करना है। अच्छा। बेसिकली हर फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। अगर हम जो राइस है, राइस में हम लोग अगर दाल की क्वांटिटी ज्यादा लें, सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा लें, तो वो परफेक्ट फूड है। अच्छा। तो आप उस, अगर राइस ले रहे हैं तो बेटर है आप मतलब उसका ग्लाइसेमिक तो इंडेक्स क्या कम करके खाएं। आप ये कह सकते हैं या फिर आप ये कह रहे हैं कि चावल का जो क्वांटिटी है वो चावल कम का होना क्वांटिटी चाहिए? कम होना चाहिए। अच्छा, उसमें सब्जी, आपका दाल, सब्जी और दाल इक्वल ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, आप तो अच्छा। चावल खा सकते हैं, आप चाहे डायबिटिक हो चाहे हार्ट हाँ। पेशेंट हो, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। लेकिन हम लोगों का जो खाने का तरीका है उसमें तो चेंजेस उसमें चेंजेस लाना चाहिए। अच्छा। तो डाइट तो, और हाई प्रोटीन डाइट लेना, तो यही डाइट का है। जिसको हार्ट डिजीज नहीं भी हुआ है और जिसको हो भी गया है, सभी के लिए सभी के लिए। अब डॉक्टर साहब थोड़ा भी आईएलएस हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, चूंकि ये त्रिपुरा थोड़ा सा पिछड़ा हुआ स्टेट है, तो आईएलएस में तो मतलब अगरतला में एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे कैथ लैब है, या जहाँ पर इफेक्टिवली देखा जाए तो पूरे त्रिपुरा में आईसीयू ही सिर्फ 3-4 हॉस्पिटल्स में है इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो। और अभी जीबी और टीएमसी में तो सब कोविड हो गया है। अभी तो मुझे लगता है कि लोग कोविड से कम मर रहे हैं। अपनी एक नॉर्मल, मान लो किसी को आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, वो कहां जाए? है कि नहीं? ऑप्शन कुछ है ही नहीं। तो जो हम लोग का जो आईएलएस में है, मेरी समझ में मतलब वर्ल्ड क्लास आईसीयू केयर है। तो और हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हार्ट की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा। मतलब एंजियोग्राफी से लेके, एंजियोप्लास्टी से लेके, बाईपास से लेके, पेसमेकर से लेके, हम आईवीसी फिल्टर भी लगा सकते हैं। अगर किसी को पैर के अंदर डीवेन थ्रोम्बोसिस है तो उसमें एक फिल्टर लगते हैं, इंट्रा आईवीसी फिल्टर भी लगा सकते हैं। और आईसीडी जिस तरह किसी को आपने देखा होगा कि शॉक, मतलब हार्ट का रिदम खराब हो रहा है तो शॉक दिया जाता है, जिसका पेसमेकर लगता है, इस तरह एक आईसीडी डिवाइस भी आता है, इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर। हालांकि डिवाइस बहुत महंगा है वो, तो आईसीडी भी लगाया जा सकता है यहाँ पे। मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो आप कलकत्ता के अंदर या दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटी है, मोटा मोटी सारी फैसिलिटी यहाँ पर आईएलएस के अंदर अगरतला में अवेलेबल है। अच्छा। और स्पेसिफिकली जी, अभी त्रिपुरा में तो देखा जाए तो 50% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। तो आयुष्मान कार्ड के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो पोर्शन आयुष्मान कार्ड से कवर हो रहा है। अच्छा। मतलब कोई गरीब इंसान है, आयुष्मान कार्ड है, तो ऐसे ना सोचे कि आईएलएस में जाने से मेरा क्या होगा। अच्छा। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी उसका आयुष्मान कार्ड से टोटली फ्री हो जाएगा। बाईपास सर्जरी भी टोटली फ्री हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट के बाद क्या सावधानी? ट्रीटमेंट के बाद सावधानी तो जितना मैंने आपको डाइट का तो बता ही दिया है। दूसरी बात यह है कि स्मोकिंग। अच्छा। स्मोकिंग बंद कर देना होगा टोटली स्मोकिंग। अच्छा। स्मोकिंग बेसिकली देखा जाए तो अभी जो हार्ट अटैक की जो संभावना बहुत ज्यादा हो रही है, वो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा। है ना? स्मोकिंग यंगर एज में स्टार्ट हो जाता है। इवन तक आप स्मोक बंद करेंगे, दो तरह की स्मोकिंग हो गया, एक एक्टिव स्मोकिंग, एक पैसिव स्मोकिंग। जिस तरह आप स्मोक कर रहे हैं आपके लिए तो उतना डेंजरस है ही, लेकिन आप जिसके साथ रह के स्मोक कर रहे हैं, जिस तरह आप अपनी फैमिली में हैं, फैमिली में आप घर में स्मोक कर रहे हैं, तो आपको पास में शायद आप वाइफ है आपकी, है ना, बच्चे हैं आपके, तो जितना स्मोकिंग आपके लिए डेंजरस है उतना ही वो आपकी फैमिली के लिए डेंजरस है। अगर जिस दिन से आप स्मोकिंग बंद करते हैं उससे 3 से 4 साल लगता है स्मोकिंग का इफेक्ट खत्म होने में। अच्छा। आप ऐसा नहीं है कि आज आपने स्मोकिंग बंद कर दिया तो तुरंत ही तुरंत उसका असर खत्म नहीं होगा। 4 से 5 साल लग जाता है। 3 से 4 साल 3 से 4 साल लग जाता है उसका बैड इफेक्ट बॉडी से खत्म होने के लिए। अच्छा अच्छा। तो स्मोकिंग में बेसिकली जो आपका स्मोक करते हैं तो उसमें निकोटीन निकलता है, उससे हाइपरटेंशन डेवलप होता है, मतलब बहुत सारे उसके केमिकल रिएक्शन और वो सब है, उसे बहुत हार्म करता है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है या हार्ट अटैक से बचना भी चाहता है, स्मोकिंग उसको अवॉइड करना चाहिए।
तीसरा है ओबेसिटी, एक होता है BMI इंडेक्स, है ना। ओबेसिटी जिस तरह मैंने आपको बताया इंडियंस के अंदर जो स्पेसिफिकली जो ओबेसिटी है अब्डोमिनल ओबेसिटी है, वो अब्डोमिनल ओबेसिटी को धीरे धीरे करके अब्डोमिनल फैट को, जिसको हार्ट अटैक हो भी चुका है या नहीं भी हुआ है, अब्डोमिनल ओबेसिटी को धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए एक्सरसाइज करके अब्डोमिनल ओबेसिटी उसको धीरे धीरे करके कम हो। इसके बाद आ गया अल्कोहल। अगर अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं, हार्ट का डिजीज हो गया है तो आप बंद ही कर दीजिए। अच्छा, अगर आपको हार्ट डिजीज नहीं हुआ है तो आप ले सकते हैं अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब अल्कोहल लेते हैं तो जनरली जो देखा गया है स्मोकिंग अपना आप हो जाता है। उसका जो स्नैक्स है उसके साथ जो लेते हैं वो बहुत ही अनहेल्दी होता है। तो अगर आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है तो आप ले सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ा होना चाहिए। अगर आपको एक बार हो चुका है तो बेटर आप बंद कर दीजिए। चौथा रहा हाइपरटेंशन, अच्छा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जनरली अभी जो बोला गया है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 और 80 के ऊपर है और 140 और 90 के नीचे है तो उसको प्री हाइपरटेंशन ग्रुप में डाला हुआ है। आप 120 और 140 के बीच तो आप नॉर्मल नहीं बोलते हैं अभी। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर 120 के नीचे है तो आप नॉर्मल है, अच्छा, 120 और 140 के बीच में है तो आप प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी में है। अच्छा, अच्छा, तो प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी के अंदर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज, भले ही आप मेडिसिन स्टार्ट ना करें लेकिन आपका लाइफस्टाइल चेंज आपको स्टार्ट कर देना होगा। अच्छा, और 140 और 90 के ऊपर है तो आपको मेडिसिन आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट की बीमारी है, अगर आपका हार्ट का पंपिंग पावर कम हुआ है, आपको ब्रेन का स्ट्रोक हुआ है या आपको किडनी खराब है, तो यही जो 140-90 है ये 130 और 80 हो जाता है। अच्छा, अगर आपका डायबिटीज है और आपका बीपी 130 या 135/90 है तो आपको मेडिसिन स्टार्ट कर देना होगा। अच्छा, तो बीपी आपको कंट्रोल में आपको करना होगा। पांचवी चीज रही आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, है ना, उसको आपको मेडिटेशन करके, योगा करके या जो भी है किसी भी तरह से आप उसको आप अपना स्ट्रेस, एंजाइटी उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। दिमाग से चिंता दूर रखना। हाँ, दिमाग से चिंता दूर करना होगा। अच्छा। चाहे आप किसी भी तरह से करो, है ना, चाहे आप मेडिटेशन करिए, चाहे आप योगा करिए या कुछ भी करिए, आप मतलब आपको स्ट्रेस आपको मतलब आपको कम करना होगा। और आप लिपिड प्रोफाइल चेक कराते रहिए हर 4 महीने 6 महीने में। आपका LDL जो कोलेस्ट्रॉल है आपका 100 के आसपास होना चाहिए, 100 के नीचे ही होना चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो, अगर नहीं हुआ है तो आप 110, 130 इसके बीच में रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 के नीचे रहना चाहिए। HDL आपका 40 के ऊपर रहना चाहिए। तो ये सब आपका रहना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको फास्टिंग शुगर आपका 110 के आसपास रहना चाहिए। खाना खाने के बाद आपका शुगर 140, 160 तक रहना चाहिए। तो ये सब आपका जो पैरामीटर है, पैरामीटर आपको पूरा मतलब मालूम होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही अगर नहीं रहेगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पेशेंट को एजुकेट भी आजकल तो गूगल पे सब अवेलेबल है। तो पेशेंट को अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो कम से कम उसको एजुकेशन ले लेना चाहिए, डॉक्टर से टच में रहना चाहिए, खुद अपना पैरामीटर देखना चाहिए कि, और डॉक्टर को बोलना चाहिए कि नहीं मेरा पैरामीटर इसके नीचे होना है। तो जब तक पेशेंट एजुकेट नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता कि हार्ट अटैक या उसका ट्रीटमेंट ठीक ढंग से मतलब फॉलो अप हो पाएगा। डॉक्टर हेमंत, स्टैटिस्टिक्स अगर थोड़ा बताएं हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक के जो स्टैटिक्स देखा जाए तो मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर अभी जो डायबिटीज इंडिया डायबिटिक हब बन गया है देखा जाए तो। अच्छा। आप ये मान के चलिए अगर आप 40 साल के ऊपर रैंडम अगर शुगर आप चेक करेंगे तो मैं समझता हूं कि 20% लोगों को शुगर मेरे को लगता है कि ज्यादा निकल आएगा। हाइपरटेंशन तो ऐसा है कि आपको मोटा मोटी आपको हर 2 में से एक आदमी को 40-50 साल के ऊपर हाइपरटेंशन मिल ही जाएगा। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से और अब्डोमिनल ओबेसिटी और जेनेटिक रीजंस की वजह से जो हार्ट अटैक का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और यंगर एज में ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम के आखिर में हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताऊंगा कि
जो डायबिटीज है, डायबिटीज मेरी समझ में सबसे बड़ा कल्प्रिट है। अच्छा। तो डायबिटीज को मुझे लगता है कि पूरा कंट्रोल करना चाहिए। डायबिटीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं ओपीडी में देखता हूं तो पेशेंट को आप कितना ही समझा लीजिए, पेशेंट मतलब प्रॉपरली डाइट नहीं लेता है ना, प्रॉपरली मेडिसिन तो ले लेता है लेकिन प्रॉपरली डाइट जो फॉलो किया है, प्रॉपरली डाइट फॉलो अप नहीं करता है ना, और बेसिकली नेग्लेक्टेड है। मतलब जब अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता, अब 20 साल से डायबिटीज है, अब उसको हार्ट अटैक आ गया, बोलेगा नहीं हमसे गलती हो गया, है ना, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, है ना, हमने कभी तो इस तरह बारे में सोचा ही नहीं। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो मैं देखता हूं जो फीमेल्स हैं घर की, वो अपने ऊपर सबसे कम केयर करती हैं। जेंट्स तो फिर भी अपना केयर कर लेती है, जेंट्स भले ही केयर ना करे लेकिन वाइफ उसकी केयर कर लेती है, लेकिन फीमेल खुद अपनी केयर नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स को अपने घर की केयर के साथ साथ अपना केयर भी करना चाहिए। जनरली इस तरह की मैं देखता हूँ फीमेल्स ही आती हैं कि मतलब किडनी खराब हो गया, मेरे को इतने साल से डायबिटीज था, हार्ट का डिजीज हो गया, मालूम तो था डायबिटीज है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, शुगर का, बीपी का, लिपिड प्रोफाइल का, ये सब रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर कोई डायबिटिक है तो डायबिटीज को है तो उसको अपना टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट रेगुलर, मतलब कहने का मतलब रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें, ताकि जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं या फिर अचानक से जो मिल गया उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट या फिर केयर हो सके। डॉक्टर हेमंत कुमार गर्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और इतनी ইম্পর্টেন্ট বাতেं बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। এখনকার মতো এই অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত। নমস্কার।